हेलो दोस्तों, द कार्टेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। संवैधानिक विकास में हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 तक कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत परिषद अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 कहा जाता है। आज उसके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं कि उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, उसके प्रावधान क्या रहे और उसका प्रभाव क्या हुआ। पहला विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया और 1 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा होती है। मित्र राष्ट्र विजयी होते हैं, मित्र राष्ट्रों की विजय होती है। मित्र राष्ट्र विजयी होते हैं। सेंट्रल पावर, केंद्रीय शक्तियां हार जाती हैं। केंद्रीय शक्तियां हार जाती हैं। इसमें ब्रिटेन भी शामिल था। इसका प्रभाव भारत में, गांधी समेत अन्य नेताओं को ये लग रहा था कि अगर हम ब्रिटिशर्स का साथ देंगे प्रथम विश्व युद्ध में, तो जीतने के बाद ब्रिटिशर्स हमें कुछ ना कुछ संवैधानिक अधिकार, कुछ राजनीतिक अधिकार हमें देंगे, स्वशासन देंगे। लेकिन ब्रिटेन जीतने के बाद ऐसा कुछ नहीं करता है, जहां नेताओं की उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, बल्कि उल्टा ये करता है कि ब्रिटेन में अब युद्ध हुआ है, युद्ध हुआ है तो आर्थिक संकट होगा। आर्थिक संकट होगा। अब आर्थिक संकट को दूर करने के लिए क्या करेगा? टैक्स लगाएगा। भारत में टैक्स लगा दिए, टैक्स बढ़ा दिया गया। टैक्स बढ़ा दिया गया। अब टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा? जनता में आक्रोश। जनता में आक्रोश। अगर आक्रोश होगा तो क्रांतिकारी विचारधारा बढ़ेगी। क्रांतिकारी विचारधारा बढ़ेगी। दूसरा कारण क्या रहा? दूसरे कारण में ये था कि राजनीतिक एकजुटता हो चुकी थी भारत में। राजनीतिक एकजुटता कैसे? 1916 में गरम दल और नरम दल जो 1906 में अलग हुए थे, 1907 में, वो एक साथ आ जाते हैं। गरम दल और नरम दल दोनों एक साथ आ जाते हैं। राजनीतिक एकजुटता है, इसका भी प्रभाव पड़ा कि दोनों मिलके मांग करने लगे। जो तीसरा कारण था, तीसरा कारण ये था कि तिलक और एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन जनता में फैल चुका था, घर घर तक पहुंचा था, जिससे लोग स्वशासन की मांग कर रहे थे। तीसरा कारण होम रूल कब? 1916। कौन? तिलक, एनी बेसेंट। इसका प्रभाव क्या हुआ? जनता में स्वशासन की मांग। जनता में स्वशासन की मांग बढ़ी, जो तीसरा कारण रहा। चौथा कारण ये था कि जो यहाँ मॉन्टेग्यू है, ये भारत सचिव है। भारत सचिव है। चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय था। मॉन्टेग्यू एक घोषणा करता है ब्रिटिश संसद में अगस्त 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा, चौथा कारण अगस्त घोषणा, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहा जाता है।
घोषणा किया। कब? 20 अगस्त 1917। इसमें क्या था? इसमें ये घोषणा किया कि भारत में क्रमिक रूप से, भारत में क्रमिक रूप से यानी धीरे धीरे उत्तरदायी 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 सरकार का गठन किया जाएगा। बाद में इसी घोषणा को विस्तारित करके 1919 का अधिनियम बनाया गया। बाद में यही अधिनियम बना। लेकिन उससे, इसकी घोषणा के बाद एक घटना और घटती है, वो है ब्रिटिश संसद में सिडनी रॉलेट की निर्देशन में एक अधिनियम आता है। ये लाया क्यों गया था? क्योंकि टैक्स में वृद्धि के कारण भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ी थी, जगह जगह आंदोलन हो रहे थे, किसान आंदोलन हो रहे थे, मजदूर आंदोलन हो रहे थे। उसी सबको दबाने के लिए एक एक्ट आता है, द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट मार्च 1919 में। इसमें क्या था कि किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे 2 साल के लिए जेल हो सकती है। गिरफ्तारी संदेह के आधार पर, जेल 2 साल। और क्या था? बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील। इसका मतलब ना तो आप वकील की सहायता ले सकते हैं, ना उसकी कहीं दलील दे सकते हैं, ना ही उसके किसी कोर्ट में उसके लिए अपील कर सकते हैं। इसे काला कानून कहा गया। काला कानून कहा गया। इसे रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है। इसका परिणाम क्या हुआ? इसके परिणाम में जो हुआ वो विरोध शुरू हुआ, और विरोध इतना हुआ कि 13 अप्रैल 1919 डायर द्वारा जलियांवाला नरसंहार किया जाता है। अब इन सब की परिस्थितियों में अधिनियम आता है 1919 का। इन सारी परिस्थितियों के बाद आइए देखते हैं कि उसमें क्या प्रावधान किया गया।
प्रोविजंस क्या थे उसके? पहला ये था कि केंद्र में 2 सदनीय व्यवस्था की गई। केंद्र में 2 सदनीय व्यवस्था की गई। अब तक एक सदन था। अब तक एक सदन था जो सिर्फ केंद्रीय विधान परिषद कहा जाता था। केंद्रीय विधान परिषद कहा जाता था। अब तक एक था, अब 2 कर दिया गया। एक प्रांतीय परिषद, जिसे राज्यसभा या स्टेट काउंसिल कहा गया। स्टेट काउंसिल कहा गया। दूसरा एक व्यवस्था पहले से थी, केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद 2। अब यहाँ पे सदस्य कितने कितने होंगे? यहाँ 60, यहाँ जो होंगे 145। इसी अधिनियम की एक धारा ये कहती है, धारा 18 ये कहती है कि प्रांतीय परिषद अथवा राज्यसभा में 20 से अधिक सरकारी सदस्य नहीं हो सकते हैं। सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 20। इसकी अवधि कितनी होगी? 5 साल। यहाँ 145 सदस्य होंगे और 145 सदस्यों में 104 निर्वाचित होंगे। और 41 सदस्य मनोनीत होंगे। एक 104 निर्वाचित होंगे। अब निर्वाचन के लिए क्या प्रावधान लाया जाएगा? निर्वाचन के लिए अब अधिकार देना पड़ेगा लोगों को कि निर्वाचन वो मतदान कर सकें, लेकिन सबको तो नहीं दिया जाएगा। कुछ आधार निश्चित किए जाएंगे जिसके आधार पर दिया जाएगा। तो दूसरा प्रावधान क्या था इसका? दूसरा प्रावधान ये था कि मतदान का अधिकार मिला। मतदान का अधिकार मिला। महिला और पुरुष दोनों, महिलाओं को भी मिला था। महिला और पुरुष दोनों। किस आधार पे मिला था? कौन मतदान कर सकता था? शर्तें क्या थी इसकी? शर्तें थी शिक्षा, जो शिक्षित लोग हैं। दूसरी टैक्स, जो टैक्स पेयर थे वो दे सकते थे। तीसरा जो बड़े संपत्ति के धारक थे, जिनके पास पैसा था। मतदान सिर्फ यही लोग कर सकते थे, हर कोई मतदान नहीं कर सकता था। तीसरा प्रावधान देखते हैं, जो विषयों की सूची थी। तीसरा, विषयों की सूची इसको अलग कर दिया गया। केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची।
दोनों विषयों को अलग करने के बाद केंद्र अपने पे नियम बनाएगा, राज्य अपने पे नियम बनाएगा। प्रांतीय सूची को भी दो भागों में बांटा गया। यहाँ के जो विषय थे इनको दो भागों में बांटा गया। पहला ये था कि हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय जिसपे गवर्नर अपने मंत्रियों के माध्यम से शासन करता था। गवर्नर मंत्रियों के माध्यम से शासन करता था। ये लोग उत्तरदायी थे किसके? विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी, उनको जवाब देना पड़ता था विधान परिषद को। इन विषयों में शामिल क्या था? कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीजें शामिल थी इसमें। दूसरा विषय ये था आरक्षित विषय। आरक्षित विषय ये सीधा गवर्नर के नियंत्रण में। यहाँ पे क्या क्या था? वित्त, प्रशासन, पुलिस, ये सब आरक्षित विषय थे जिसको जो है गवर्नर शासित करता था। अब यहाँ देखिए एक चीज और है कि प्रांतीय सूची को और केंद्रीय सूची को अलग जरूर किया गया, लेकिन यहाँ भी दो व्यवस्था की गई, हस्तांतरित और आरक्षित। इसी व्यवस्था को प्रांतों में द्वैध शासन कहा गया। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन की शुरुआत। द्वैध शासन तीन जगह आता है। पहला कहाँ आया था? बंगाल में। बंगाल में क्या था? दीवानी और निजामत। दूसरा कहाँ आता है? दूसरा द्वैध शासन पिट्स इंडिया एक्ट में, कंपनी में, जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। वो कंपनी में द्वैध शासन था। ये बंगाल में द्वैध शासन था जो 1665 में लागू हुआ। 1765 में, सॉरी, 1765 में, फिर 1772 में खत्म हुआ। ये जो कंपनी में द्वैध शासन था ये 1858 में खत्म होता है। तीसरा द्वैध शासन प्रांतों में था। 1919 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में, जिसमें आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों को अलग किया गया था। एक तरफ गवर्नर अपना शासन कर रहा है, दूसरी तरफ अपने मंत्रियों की सहायता से भी शासन कर रहा है, जिसे प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। एक चीज और था कि 1909 के अधिनियम में जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी वो सिर्फ मुस्लिम तक था, लेकिन 1919 के अधिनियम में उसको विस्तारित कर दिया गया और लोगों में बांटा गया। पृथक निर्वाचन का विस्तार, पृथक निर्वाचन का विस्तार।
1909 में कहा था। 1909 में सिर्फ मुस्लिम अलग हुए थे। 1919 में इसमें सिख को अलग कर दिया गया, ईसाई अलग हो गए, एंग्लो इंडियन अलग हो गए। इनको और विस्तारित किया गया, पृथक निर्वाचन को और मजबूत कर दिया गया। ये चौथा प्रावधान था कि 1909 को 1919 के माध्यम से विस्तारित कर दिया गया। पांचवा प्रावधान, लंदन में एक उच्चायुक्त कार्यालय का गठन किया जाता है। उच्चायुक्त कार्यालय का गठन कहाँ किया जाता है? लंदन में। किस लिए? ताकि जो भारत सचिव है, भारत सचिव को कार्य का भार कम करने के लिए, कार्य का भार कम करने के लिए छठवां प्रावधान क्या किया गया था? सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया। सिविल सेवा आयोग का गठन का प्रावधान उन्नीस 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन होता है। लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। यहीं में एक प्रावधान और किया गया था जो सातवां प्रावधान था। केंद्रीय और प्रांतीय बजट को अलग कर दिया गया। केंद्रीय एवं प्रांतीय बजट को अलग कर दिया गया। अब केंद्र अपना बजट बनाएगा, राज्य अपना बजट बनाएगा। अब तक ये होता था कि केंद्र ही प्रांत और केंद्र दोनों का बजट बनाता था, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से इसको अलग कर दिया गया। विधान परिषदों का गठन किया गया। विधान परिषदों का गठन किया गया। नई विधान परिषदों का गठन, नई विधान परिषदों का गठन। टोटल 8 विधान परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रावधान क्या था? अगला प्रावधान ये था कि 1919 के अधिनियम को परीक्षण के लिए और निरीक्षण के लिए कि क्या बदलाव हुआ, उससे क्या विकास हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। एक वैधानिक आयोग का, वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। इसलिए 1919 के एक्ट के परीक्षण के लिए, एक्ट के परीक्षण के लिए। लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं, राजनीतिक परिवर्तन होता है। जिस आयोग को 10 साल पे गठित करना था, 10 साल पे गठित करना था,
उसका गठन पहले हो जाता है साइमन कमीशन के रूप में। साइमन कमीशन के रूप में। अब इस अधिनियम का प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव पहला प्रभाव ये हुआ कि अब तक जो आंदोलन होते थे, जो विरोध होते थे, वो अलग अलग होते थे। मजदूर अलग आंदोलन कर रहे हैं, किसान अलग आंदोलन कर रहे हैं, नेता, उदारवादी नेता अलग आंदोलन कर रहे हैं, गरम दल के नेता अलग जा रहे थे। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब अनुकूल रूप से मांग नहीं स्वीकार की जाती है ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो यहाँ की जनता को ये लगता है कि अब संगठित होकर मांग करना पड़ेगा, और जो है भागीय आंदोलन जिसे कह सकते हैं, भाग में होता था अलग अलग, वो जन आंदोलन में बदल गया। जन आंदोलन में बदल गया। पहला जन आंदोलन असहयोग, सबने साथ आंदोलन किया। उसके बाद क्या हुआ? 1922 में एक दमनकारी समिति का गठन होता है। दमनकारी समिति का गठन होता है। इसका प्रभाव क्या होता है कि रॉलेट एक्ट समाप्त कर दिया जाता है। तीसरा क्या होता है? प्रांतों को गठित किया गया है। अब इसका प्रभाव ये होगा कि मुस्लिम लीग और आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा नए दलों का उदय होगा, नए राजनीतिक दलों का उदय। क्रांतिकारी आंदोलन में वृद्धि, ये इसके कुछ प्रभाव रहे। अब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले टॉपिक में मिलेंगे, 1935 के अधिनियम। तब तक के लिए नमस्कार।